अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप आगे भी हमारे वीडियोस इसी तरह से हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फुल्जियात, मेटलर्जी, जमात दहम के लिए मजमून है साइंस 1। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो ये लफ्ज़ कुछ नया नया लग रहा है ना आपके लिए कि क्या है ये। इंग्लिश में जो नाम दिया है उससे और तस्वीर से आप इतना समझ गए होंगे कि ये मेटल्स, धात से कुछ रिलेटेड है ना। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है इस सबक में। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। ज़मीन की तख्लीक जो है 4.5 अरब साल पहले हुई। बहुत से तश्कीली अमल ज़मीन की तह में और इसके अतराफ़ में इस वक्त से लेकर आज तक वाक़ हो रहे हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ मादनियात, मायात और गैसेस वजूद में आई हैं। देखिए, ज़मीन की जो तख्लीक है वो आज से तकरीबन कहा जाता है कि 4.5 अरब साल पहले हुई है। यानी हमारी ज़मीन आप सोच सकते हो कि कितनी पुरानी है। और तब से लेकर अब तक इसकी तह में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ होती रही हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात जो है हमें हासिल होते हैं ज़मीन की तह से। मायात हासिल होते हैं, कुदरती गैसें हासिल होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बतौर ईंधन करते हैं। मायात यानी पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल डीज़ल, जिनका इस्तेमाल भी बतौर ईंधन किया जाता है। तो ये तमाम मादनियात है, पेट्रोल है, डीज़ल है, कुदरती गैसें, ये तमाम दरअसल कुदरती दौलत है जो हमें हासिल होती है ज़मीन की तह से। हमारे अतराफ़ की अशिया किसी न किसी अंसर या इनके मुरक्कबात की शक्ल में पाई जाती है। इब्तिदा में अनासिर की दर्जा बंदी जो है उनकी तबई और कीमियाई खसूसियत की बुनियाद पर की गई थी, यानी धात, अधात और धातनुमा। और आज भी जो है यही तरीका रायज है। और आपने गुज़श्ता जमात में इसका मुताला किया है और इस सबक में हम इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले आपने पिछली जमातों में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े हैं, जिसमें आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल्स में दरमियान में मेटल्स को, जिसे आप रेड कलर में देख सकते हैं यानी धात, नॉन मेटल्स को कॉर्नर में रखा गया है राइट हैंड साइड पर, जिसे ब्लू कलर में दिखाया गया है अधात, और इन दोनों के दरमियान में धातनुमा, जिसे येलो कलर में बताया गया है, जिसे मेटलॉइड्स कहते हैं। इस तरह से इन्हें पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई है। और ये तरीका आज से नहीं, ये बहुत पुराना तरीका है, कई सालों से ये तरीका इसी तरह से राइज है। धातों की तबई खुसूसियात, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। धातें जो होती हैं आम तौर पर ठोस हालत में पाई जाती हैं। हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगे, क्योंकि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस जमात में उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट में दिया हुआ है, तो वही हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली जमातों में आप बाकायदा एक सबक था आपका जिसमें आप धात और अधात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। धातें जो होती हैं आमतौर पर ठोस हालत में पाई जाती है। सिर्फ पारा यानी मर्क्यूरी और गीलियम, आप नीचे देख सकते हैं गीलियम,
बताया गया है ये दोनों धातें कमरे के दर्जे हरारत पर माए की हालत में होती हैं। इसके अलावा तमाम धातें जो है वो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। धातें चमकदार होती हैं, इनमें चमक पाई जाती है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन, आबी बुखारात और चंद आमिल गैसों के तामुल होकर दांतों की सतह की चमक कम भी हो जाती है। देखिए, हम सोना जो है एक धात है, चांदी एक धात है, हम बहुत दिनों तक अगर सोने के जेवरात पहनने लगे घर में रोज़ाना तो उसकी चमक थोड़ी कम पड़ जाती है। चांदी बहुत दिनों तक इस्तेमाल करने पर थोड़ी काली पड़ जाती है। दीगर धातें जो हैं पानी या हवा के रफ्त में आने पर उन पर जंग लग जाता है, रस्ट आ जाता है। तो इस तरह से धातों की सतह की चमक कम हो जाती है फ़िज़ा में ऑक्सीजन, आबी बुखारात और दीगर आमिल गैसों की वजह से। हम ये भी जानते हैं कि धातों में तार पजीरी और वर्क पजीरी, ठीक है, ये दोनों खुसूसियत पाई जाती है। यानी धातों से तार बनाए जाते हैं, उसके पतले वर्क बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एल्युमिनियम फॉइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कॉइल ऑफ एल्युमिनियम वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एल्युमिनियम से फॉइल बनाया गया, वायर बनाया गया। इसी तरह धातें बर्क और हरारत की जो है अच्छी मौसिल होती हैं। आमतौर पर तमाम धातें सख्त होती हैं, और लेकिन कुछ धातें जैसे अल्कली धातें ग्रुप 1 में जिसको रखा गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इससे मुस्तस्ना है। यानी ये धातें जो होती हैं ये सख्त नहीं होती, ये नरम होती है और इनको चाकू से काटा जा सकता है। आप नीचे देख सकते हो सोडियम, पोटेशियम बताया गया है, और लिथियम का भी इसमें शुमार होता है। ये नरम होती है, हम इनको चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा दीगर तमाम धातें जो होती हैं वो इंतहाई सख्त होती हैं। इसी तरह से धातें बर्क और हरारत की अच्छी मौसिल होती है, इसीलिए बर्तन जो होते हैं वो धातों के बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो अंदर धातों के होते हैं, उस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ताकि आप शॉक लगने से बच सकें। धातों का नुक्ता पिघला और नुक्ता जोश भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे टंगस्टन, नीचे आप तस्वीर में देख सकते हो टंगस्टन, ये जो धात है इसका नुक्ता पिघलाव सबसे ज़्यादा है। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स, तकरीबन 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नुक्ता पिघलाव है। यानी इतनी ज़्यादा तपिश पर यह धात पिघलने लगती है। जबकि धातें मसलन सोडियम, पोटेशियम, पारा, गीलियम वगैरह का नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश बहुत कम होता है। गीलियम तो एक ऐसी धात है कि अगर आप इसको हाथ में उठाकर लेते हैं तो ये आपके हाथों में ही पिघलने लगती है। इसके अलावा धातों को ज़र्ब लगाने पर आवाज़ पैदा होती है, इसे गूंज या सोनोरिटी कहते हैं, और ये धातें सूती धातें कहलाती हैं। देखिए, आपने अक्सर देखे होंगे कि स्कूल के बाहर जो बेल होती है, मंदिरों में जो घंटियाँ होती हैं, या मुख्तलिफ़ त्योहारों के मौके पर जो है जो घंटियाँ वगैरह इस तरह से आलात बजाए जाते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसे ही गूंज कहते हैं। यानी जब धातों को ज़र्ब लगाई जाती है तो उनको एक दूसरे से टकराती हैं धातें, तो एक तरह की गूंज पैदा होती है। देखिए, आपका स्टील का जो सादा सा बर्तन है वो भी अगर घर में गिरता है तो एक तरह की आवाज़ उससे पैदा होती है, इसे ही गूंज कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन टैप्ड विद अ हार्ड मटेरियल, इसी को गूंज कहा जाता है, और ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ धातों में होती है। धातों की तबई खुसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अधातें जो होती हैं ये अब धातों की उलट हैं, जिनमें धाती खुसूसियत नहीं पाई जाती वो तमाम अधातें कहलाएंगी। जब अधातों की तबई खुसूसियत पर अगर हम गौर करें तो मालूम होता है कि अधातें ठोस हालत में होती है, कुछ अधातें गैसी हालत में भी होती हैं, सिवाय ब्रोमीन के जो माया हालत में पाई जाती है। ब्रोमीन माया हालत में होती है। बहुत सारी अधातें जो हैं वो ठोस और गैसी हालत में भी पाई जाती है। अधातों में चमक नहीं होती है सिवाय आयोडीन के। लेफ्ट हैंड साइड पर आप आयोडीन की कलम देख सकते हैं, जो कलमी शक्ल में जो है चमकदार होता है।
अधाते जो है सख्त नहीं होती हैं, अधाते जो होती हैं वो फोटक होती हैं, यानी अगर वो गिर जाए या उन पर ज़र्ब लगाई जाए तो वो टूट जाती है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कार्बन, सल्फर, इन पर अगर ज़र्ब लगाई जाए तो ये चूरा चूरा हो जाते हैं। सिवाय लेकिन हीरे के, जो कार्बन का बहरूप है, एलोट्रॉप है कार्बन का, और हीरा जो है वो सख्त तरीन कुदरती शय है, और हीरे का शुमार धात में नहीं बल्कि अधातों में होता है, क्योंकि हीरा जो है वो एक्चुअल में एक कार्बन की शक्ल है, कार्बन का बहरूप है, यानी एक तरह से कार्बन की शक्ल है। कार्बन यानी कोयला, कोयला जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता है, उस पर दबाव बढ़ता है तो वो हीरे में तब्दील हो जाता है, और इसका शुमार अधातों में होता है। तो ये एक तरह की अधात है, और ये सबसे सख्त तरीन शय होती है, और ये चमकदार भी होती है। अधातों का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश कम होता है, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर अधाते जो हैं वो पिघलने लगती है और फिर जोश खाने लगती हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। कैल्शियम हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 393 के, यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है कैल्शियम का, हम देख सकते हैं। इसके अलावा अधाते हरारत और बर्फ की गैर मौसिल होती है, सिवाय ग्रेफाइट के जो कार्बन का बहरूप है। ये ग्रेफाइट जो है ये बर्फ का उम्दा मौसिल होता है। और नॉन मेटल्स आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल बोरॉन। इसके अलावा भी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। धातों की अब कीमियाई खुसूसियात देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। धातें आमिल होती हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और मजबूत बारदार आयन बर्क पारा बनाती हैं, इसीलिए धातों को बर्की मजबूत अनासर कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो पॉजिटिव मेटल आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से ये खो देते हैं, तो इसकी वजह से ये न्यूट्रल नहीं रह पाते और ये मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मनफी बारदार होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर शेल्स ऑफ मेटल एटम्स, आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो आज़ाद हो जाते हैं और वो घूमने लगते हैं, और ये जो मेटल आयंस हैं ये बन जाते हैं मजबूत बारदार। इसके अलावा आमतौर पर जो अशिया हरारत की उम्दा मौसिल होती है वो बर्क की भी उम्दा मौसिल होती है। इसी तरह हरारत की गैर मौसिल बर्क की भी गैर मौसिल होती है, सिवाय हीरे के। हीरा एक ऐसी अधात है जो बर्क का गैर मौसिल है लेकिन हरारत का उम्दा मौसिल है, ठीक है। यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बर्क की गैर मौसिल है लेकिन हरारत का उम्दा मौसिल है। अगर हम इसको तपिश दें, गरम करें तो ये फ़ौरन जो है गरम हो जाएगा, तो ये हरारत का उम्दा मौसिल है लेकिन बर्क का गैर मौसिल है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। अशिया क्या चाहिए हमें, एक चिमटा चाहिए, चाकू चाहिए, बर्नर चाहिए, कीमियाई अशिया हमें चाहिए। धात मसलन एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, जस्त और सोडियम के नमूने। आपके उस्ताद की मौजूदगी में सोडियम को एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। देखिए अब ये आप लॉकडाउन में तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों एहतियात से इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है सोडियम को, मैं आपको आगे बताऊंगी। दर्ज बाला हर एक धाती नमूने को चिमटे की मदद से बर्नर के शोले के ऊपर आपको पकड़ कर रखना है। कौन सी धात तेज़ी से जलती है, जलने के बाद धात की ऊपरी सतह किस तरह दिखाई देती है, और धात के जलने पर शोले का रंग कैसा होता है। यानी हर एक धात अलग अलग तरह से जलेगी, तो इसका आपको मुशाहिदा करना है। और मुशाहिदा करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर और अब हम देखते हैं धाती तामुला, धात का ऑक्सीजन के साथ अमल। धातों को हवा में गर्म करें तो वो ऑक्सीजन के साथ अमल करती हैं और उसके ऑक्साइड बनते हैं। सोडियम और पोटेशियम आमिल धातें हैं। कमरे के दर्जे हरारत पर सोडियम हवा में ऑक्सीजन के साथ अमल करके सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम का फॉर्मूला Na, तो 4Na + O2 तो 2Na2
H2O यानी सोडियम ऑक्साइड ये बन गया। तो मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बनेगा कब, जब धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करती हैं। सोडियम को हवा में खुला रखने पर वो फ़ौरन आग पकड़ लेती है, इसलिए हादसे से बचने के लिए तजुर्बा गाह या किसी ऐसी जगह से मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए अभी मैं बोल रही थी ना कि आप सोडियम को एहतियात से क्यों इस्तेमाल कीजिए, उस तजुर्बे में बताया गया था वो इसलिए कि आप सोडियम को जैसे ही हवा में लेकर आओगे वो फ़ौरन आग पकड़ लेती है और पीले शोले के साथ जलने लगती है। उस तजुर्बे में कहा गया था कि आपको शोले का रंग भी देखना है, क्योंकि हर धात जब जलती है तो अलग अलग रंग के शोले निकल सकते हैं। जब सोडियम जलता है तो येलो कलर का शोला निकलता है, और ये जो है हवा में जैसी आती है तो फ़ौरन आग पकड़ लेती है, इसलिए हादसे से बचने के लिए इसे जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं। कुछ धातों के ऑक्साइड पानी में हल पजीर होते हैं और वो पानी से अमल करके अल्कली बनाते हैं। अब ये जो धातों के ऑक्साइड तैयार हो गए ये हल पजीर होते हैं पानी में, और ये उनसे अमल करके अल्कली बनाते हैं NaOH। Sodium burns in oxygen with an orange flame to produce a white solid mixture of sodium oxide and sodium peroxide। ठीक है, तो ऑरेंज येलोइश कलर का फ्लेम के साथ जो है सोडियम गैस जलती है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए अभी वो तजुर्बे में अलग अलग रंग की अलग अलग धातों को जलाने की बात कही गई थी ना, तो हमने पहले देखे सोडियम को जलाएंगे तो क्या होगा, अब देखते हैं मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या होगा। मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अमल करता है और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड नामी अल्कली जो है वहाँ पर बनता है। 2 Mg + O2 तो 2 MgO, ठीक है, उस धात का ऑक्साइड बन गया। और ये कैसे जलेगी, कौन से कलर की फ्लेम नज़र आएगी, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम नज़र आएगी जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं। ठीक है, हवा में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो सफ़ेद रंग का फ्लेम आपको नज़र आएगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अमल करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है MgOH2। अब धाती तामुलात बताए गए हैं, धातों का पानी के साथ अमल। सोडियम और पोटेशियम धातें पानी के साथ बहुत तेज़ी से अमल करती हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ठीक है, तो ये धातें बहुत तेज़ी से पानी के साथ अमल करती हैं। सोडियम Na, पोटेशियम की अलामत K, तो 2Na + 2H2O तैयार हो रहा है यहाँ पे NaOH, और हाइड्रोजन गैस H2 खारिज हो रही है, हरारत खारिज हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जो पोटेशियम K + H2O तो जो है बनता है KOH, और हाइड्रोजन गैस और हरारत खारिज हो रही है। तो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है, धातों का पानी के साथ अमल। ठीक है, तो यहाँ पर बर्नर है, बर्नर पर पानी से भिगा हुआ ग्लास बुल है और वहाँ पर धाती नमूना रखा हुआ है। जब ये धातें जो है पानी के साथ अमल करेगी तो हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, ये मालूम करने के लिए एक नली लगी हुई है, नली पे कॉक है, कॉक का सिरा जो है दूसरी एक और नली से जुड़ा हुआ है जिसमें नीचे पानी है, और वो पानी में से एक टेस्ट ट्यूब उल्टी रखी हुई है। जब हाइड्रोजन गैस का इखराज होगा तो पानी में बुलबुले नज़र आएंगे और पानी का हटाव होगा, और ऊपर नली में उल्टी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस जमा होती जाएगी और पानी की सतह कम होती जाएगी जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस वहाँ बढ़ती जाएगी। तो दूसरी जानिब कैल्शियम पानी से आहिस्ता अमल करती है। इसमें आज़ाद होने वाली हाइड्रोजन बुलबुलों की शक्ल में धात की सतह पर जमा हो जाती है और धात पानी पर तैरने लगती है। यानी जब हम कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो ये बहुत आहिस्ता इसके साथ अमल करेगी। 2Ca + 2H2O + 2CaOH2 + H2 हाइड्रोजन गैस ही खारिज होगी, लेकिन ये उस धात पर की सतह पर ही जमा हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, धात पानी पर तैरने लगती है। आप नीचे देख सकते हो हाइड्रोजन गैस बबल्स कैल्शियम के ऊपर आपको नज़र आएंगे।
धातें जैसे एल्युमिनियम, लोहा, जस्त ठंडे या गर्म पानी के साथ अमल नहीं करते, लेकिन ये भाप के साथ अमल करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं और इस अमल में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। देखिए हमारे घरों में अक्सर एल्युमिनियम, लोहे और इस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते हैं जस्त के, तो ये पानी के साथ अमल नहीं करते क्योंकि हम इसको पानी से धोते हैं, है ना, लेकिन ये भाप के साथ अमल करते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। 2Al, एल्युमिनियम का फॉर्मूला है Al, ठीक है, लोहा आयरन का Fe और जिंक का, जस्त का Zn, तो ये अमल कर रहे हैं और इस दौरान हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। सम मेटल्स रिएक्ट केमिकली विद हॉट वाटर, दैट इज स्टीम। मेटल प्लस स्टीम तो होता है मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट डू रिएक्ट विद स्टीम। ठंडे पानी से अमल नहीं करते लेकिन स्टीम से अमल होता है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम विद स्टीम, ठीक है, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है कि स्टीम के साथ किस तरह से अमल हो रहा है और हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। धातु का तेजाब के साथ अमल, जब एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और जस्त का हल्का या सल्फ्यूरिक तुरशा या हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ अमल होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो धातु के सल्फेट और क्लोराइड नमक बनते हैं, हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और इन धातु की फ़ालियत झेल की तरतीब में लिखी जा सकती है। यानी सबसे ज़्यादा फ़ाल जो है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और फिर लोहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस किस तरह से खारिज होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है, एक इम्तिहानी नली जिसमें हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है और इसमें मौजूद है जस्त का बुरादा, और इसके बाद क्या हो रहा है, इसको एक कॉक लगाकर उसमें नक्कास नली लगी हुई है और उसमें नीचे साबुन का महलूल है। साबुन के बुलबुले जो है निकलेंगे जब हाइड्रोजन गैस खारिज होगी तो, और फिर वहाँ पर अगर हम मोमबत्ती रखेंगे तो धमाके की आवाज़ से हाइड्रोजन गैस जो है उसके होने का अंदेशा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो धमाके की आवाज़ के साथ जलती है। तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl MgCl2, ठीक है, यानी उसका सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। बिल्कुल वैसे ही एल्युमिनियम और जस्त और लोहे के साथ होता है। धातु का नाइट्रिक तुरशा यानी नाइट्रिक एसिड के साथ अमल, धातें जो है नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करके नाइट्रेट नमक बनाती है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के इर्तकास के मुताबिक नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड यानी N2O, NO, NO2 भी बनते हैं, ठीक है। तो धातें जो होती हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ अमल करती हैं और उनका क्या बनता है, वहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो हल्काया नाइट्रिक एसिड और मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड दोनों को मिलाने पर पानी भी नहीं बन रहा है, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं और नाइट्रेट नमक बनता है। अब देखते हैं एक्वा रिजिया यानी आबशाही किसे कहते हैं। आबशाही जो है एक गला देने वाला और धुआं देने वाला फ्यूमिंग माय है, फ्यूमिंग लिक्विड है। ये उन चंद आमिलों में से एक है जिसमें गैर आमिल धातें मसलन सोडियम, सोना, प्लैटिनियम वगैरह हल हो जाते हैं। आबशाही जो है वो मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड को 3/1 के तनासुब में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ तस्वीर में आप नीचे देख सकते हो, राइट हैंड साइड की तस्वीर। एक्वा रिजिया इसमें बताया गया है HNO3 अगर हम 300 ml ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड 300 ml है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ 100 ml रहेगा, क्योंकि 3:1 का रेशो है इसका, ये तनासुब में ही ये होना चाहिए। तो ये महलूल फिर बन जाता है आबशाही। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इसमें सोना डालते हैं तो 1 घंटे के बाद
वो सोना जो है आपको उसमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो उस महलूल में हल हो चुका होगा। तो सोने को की प्योरिटी मालूम करने के लिए या सोने को प्योर करने के लिए भी आबिशाई का इस्तेमाल होता है। जब सोने में दीगर चीज़ें मिलाई जाती हैं तो क्या होता है, आप इसको अगर इस महलूल में डालोगे तो सोना जो है वो हल हो जाएगा, और नीचे जो कुछ बाकी बचता है उसकी सतह में, तो वो दीगर चीज़ें होंगी, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे मौजूद होती है, और सोना जो है हल हो जाता है उस महलूल में, और फिर उस महलूल से दोबारा से सोना हासिल किया जाता है। इस तरह से खालिस सोना हासिल होता है। धातु का दूसरी धातु के नमकियात के साथ अमल। तांबे का तार, इसके लिए हमें ज़रूरी है एक छोटा सा तजुर्बा है, लोहे की कील, बीकर या बड़ी इम्तिहानी नली वगैरह, और कीमियाई अशिया हमें चाहिए फेरस सल्फेट सब्ज़ तूतिया और कॉपर सल्फेट नीला तूतिए का महलूल। एक शफाफ तांबे का तार और लोहे की कील लीजिए। तांबे के तार को फेरस सल्फेट के महलूल में जो है डुबाना है। तस्वीर में देखिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट का महलूल है, और उसमें जो है क्या डाला गया है, एक में तांबे का तार डाला गया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का महलूल है और उसमें लोहे की कील डाली गई है। 20 मिनट के वक्फे से इनका मुशाहिदा कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि जिस इम्तिहानी नली में हमने लोहे की कील रखी थी वहाँ पर कीमियाई अमल होता है। कैसे होता है कीमियाई अमल? क्योंकि लोहे की कील पर तांबे की तह जो है वो चढ़ी हुई हमें नज़र आती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि उस इम्तिहानी नली में क्या हुआ है, अमल हुआ है। धातु का तामुली सिलसिला। आपने देखा है कि तमाम धातुओं की तामुली सलाहियत यकसा नहीं होती। तमाम धातें ऑक्सीजन, पानी और तेज़ाबों के साथ अमल नहीं करती। इसके लिए ये आमिल या रिजिंग्स इनकी तामुली सलाहियत की जांच के लिए कारआमद नहीं होते। धातु का दूसरी धातु के नमक के साथ हटाव का अमल इस मकसद को पूरा कर सकता है। अगर धात ए धात बी के नमक के महलूल से उसे हटा देती है तो इसका मतलब ये है कि धात ए धात बी के मुकाबले में ज़्यादा आमिल है। तो धात ए जमा धात बी के नमक का महलूल, तो धात ए के नमक का महलूल जमा धात बी। तो इससे क्या बात समझ में आई कि कौन ज़्यादा आमिल है, तांबा या लोहा? लोहा जो है तांबे को उसके नमक से हटाता है, यानी धाती लोहा धाती तांबे के मुकाबले में ज़्यादा आमिल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? धाती लोहा जो है वो धाती तांबे के मुकाबले में, यानी लोहा तांबे के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि लोहा जो है तांबे को उसके नमक से हटा देता है और फिर उस पर एक तह जो है हमने देखी किस तरह से चढ़ जाती है लोहे की कील पर। तो ये क्या मतलब हुआ कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो धातु के तामुल का सिलसिला। साइंसदानों ने बहुत से हटाव के अमल के तजुर्बात करने के बाद ये तामुली सिलसिला जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो धातु के तामुल की बढ़ती हुई या घटती हुई तरतीब धातु के तामुल का सिलसिला कहलाती है। धातु को इनके तामुल की बुनियाद पर हम 3 जमातों में तकसीम कर सकते हैं: तेज़ आमिल धातें, औसत आमिल धातें और सुस्त आमिल धातें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोना और चांदी सबसे नीचे है, तो इनकी तामुली सलाहियत आप देखिए लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे बहुत कम है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो ऊपर है पारा, तांबा, सीसा, टिन, लोहा, जस्त, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनकी तामुली सलाहियत क्या है? ज़्यादा है। बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीजन के साथ अमल भी आप देख सकते हो, चांदी सोना इनमें कम होता है, ऊपर बढ़ते जाएंगे अमल ज़्यादा। एसिड के साथ अमल आप देख सकते हो नीचे कम, ऊपर बढ़ रहे हैं ज़्यादा। पानी के साथ अमल आप देख सकते हो कुछ ही धातें पानी के साथ अमल करती हैं, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, और नीचे वाली धातें अमल नहीं करती पानी के साथ, और उनमें भी आपको तामुली सलाहियत बताई गई है।
देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो इंक्रीजिंगली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड और सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, हवा के साथ पानी के साथ अमल नहीं होता इनका इस ज़्यादा, इसीलिए बतौर जेवरात बनाने में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मोस्ट रिएक्टिव सीरीज़ आप नीचे से ऊपर देख सकते हो। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरम, टिन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी वगैरह। और सबसे कम सोना और चांदी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद इंशाल्लाह नए वीडियो में हम इसके आगे का हिस्सा देखेंगे। ये चैप्टर बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको इसमें मेटल्स के बारे में काफ़ी सारी मालूमात हासिल करने का मौका मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशन। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक में एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।